सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है थोड़ा सा और। फिर आओ शब्द ढूंढे में समझेंगे नए नए शब्दों को। उसके बाद एक और अनेक खेल में हम लोग समझेंगे एक वचन और बहुवचन को। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और पढ़ाई करेंगे गुणनखंड की। उसके बाद खेलेंगे एक खेल जिसका नाम है धूम। फिर पढ़ाई करेंगे ज्यामिति की और समझेंगे परिमाप को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे अंग्रेजी की लेट्स टॉक के साथ। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस टीवी शो में जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी सी पढ़ाई। आज फिर से कुछ खेल में सीखने के लिए आप तैयार हैं? घर की पाठशाला लग गई है। अगर कॉपी पेंसिल नहीं लाए हो तो ले आइए। मैं यहाँ पे तैयार हूँ और अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठी हुई हूँ। सबसे पहले हम हिंदी पढ़ेंगे और फिर गणित पे जाएंगे। हिंदी में सबसे पहले हम एक कहानी सुनेंगे। कहानी कुछ मजेदार सी होगी। उस कहानी के बाद हम कुछ खेल भी खेलेंगे जिससे हम हिंदी को और बेहतर जान पाए। शुरू करते हैं हिंदी की कहानी। बिट्टू, ओ बिट्टू। वह तो सुबह से किताब लेकर बैठी है। आई काका, बोलिए। क्या बात है, आज सुबह से ही पढ़ाई कर रही हो? पढ़ नहीं, देख और सोच रही थी। देख और सोच रही हूँ मतलब चित्र देखकर कहानी बनाने की कोशिश कर रही थी, पर अभी तक बनी नहीं। हमें बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। काका, चित्र में खरगोश, भेड़िया, आग, गरम पानी और घर है। अगर बोलो तो मैं इन चित्रों से संबंधित एक कहानी सुना सकता हूँ। जब पता है तो जल्दी से सुना ही दीजिए। हाँ काका। ठीक है, सुनते हैं कहानी। अब आप तृप्ति से सुनिए कहानी थोड़ा सा और। लेखन अनुपा लाल, चित्रांकन अजीत नारायण, अनुवाद अनुपा लाल, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। एक जंगल में 2 खरगोश भाई रहते थे। एक का नाम था टुल्लू और एक का नाम था बुल्लू। उन्होंने एक मजबूत घर बनाया था और उसमें खुशी खुशी रहते थे।
एक दिन जब बाहर बहुत ठंड थी, दोनों भाई आग जलाकर अपने घर में आराम से बैठे थे। अचानक किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। टुल्लू ने खिड़की से झांका। बाहर एक बड़ा काला भेड़िया खड़ा था। मैं ठंड में मरा जा रहा हूँ, भेड़िए ने कहा। मुझ पर दया करो, अगर तुम दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दोगे तो मैं अपनी पूंछ गर्म कर लूँगा। मुझसे डरो मत। टुल्लू और बुल्लू को दया आ गई। उन्होंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और भेड़िए ने अपनी पूंछ अंदर कर ली। 10 मिनट के बाद भेड़िया बोला, मज़ा आ गया। प्यारे खरगोश, दरवाज़ा थोड़ा सा और खोल देते तो मैं अपनी पिछली टांग भी गरम कर लेता। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। टुल्लू और बुल्लू ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर टुल्लू ने दरवाजे को थोड़ा सा और खोला और बुल्लू ने आग पर एक पानी का पतीला रख दिया। 10 मिनट बाद भेड़िया बोला, तुम लोग कितने अच्छे हो, कितने दयालु हो। अगर तुम दरवाज़ा थोड़ा सा और खोल दोगे तो मैं अपनी अगली टांगे भी सेक लूँगा। डरना नहीं, मैं खरगोशों को हाथ नहीं लगाता। टुल्लू और बुल्लू ने पानी के पतीले की ओर देखा। पानी गर्म हो रहा था। उन्होंने दरवाज़ा थोड़ा सा और खोला। अब सिर्फ भेड़िए का मुंह घर से बाहर था। 10 मिनट के बाद भेड़िया बोला, ओह कितना आराम मिल रहा है, बस मेरी नाक को ठंड लग रही है। प्यारे दोस्तों, दरवाज़ा थोड़ा सा और खोल दो, मैं अपनी नाक भी गर्म कर लूँ। घबराना बिल्कुल नहीं, समझे? ठीक है, टुल्लू ने कहा, तुम अपनी नाक भी गर्म कर लो। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा और खोला और बुल्लू ने उबलते पानी का पतीला उठाया। भेड़िया पूरी तरह से घर में घुस आया, मुड़ा और खरगोशों पर लपका। वे तैयार थे। उन्होंने तेज़ गर्म पानी सीधा भेड़िए पर फेंका। आई आई आई, भेड़िया चीखा और बाहर भागा। मैं वापस आऊँगा। जाते जाते वह चिल्लाया, और तुम्हें चीर फाड़ कर कच्चा खा जाऊँगा। टुल्लू और बुल्लू अपने घर की छत पर चढ़कर छिप गए। थोड़ी देर बाद भेड़ियों को लेकर आया। सब ने मिलकर घर का दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर घुस गए। घर खाली था। वे रहे खरगोश। एक भेड़िए ने बाहर जाकर छत की ओर इशारा किया। चलो सीढ़ी बनाओ। एक और भेड़िए ने कहा, अभी पकड़ते हैं उनको। एक के ऊपर एक खड़े होकर भेड़िए सीढ़ी बनाने लगे। जला हुआ भेड़िया सबसे नीचे था। जैसे ही सीढ़ी छत तक पहुंचने लगी, टुल्लू चिल्लाया, जान बचा लो, और गर्म पानी आ रहा है। डर के मारे जले हुए भेड़िए की जान निकल गई। नहीं नहीं, मत फेंको, वह चीखा और वहां से भागा। सीढ़ी टूटी और भेड़िए धड़ाम से इधर उधर गिर गए। लंगड़ाते बड़बड़ाते वे चले गए और लौटकर कभी नहीं आए। टुल्लू और बुल्लू नीचे आए, घर के दरवाजे की मरम्मत की और फिर से खुशी खुशी रहने लगे। क्यों बिट्टू, कैसी लगी कहानी? वाह, मजा आ गया। आपका जवाब नहीं। वास्तव में कहानी बहुत ही मजेदार थी। काका, कहानी तो आपने सुना दी, अब आगे क्या? अब टीवी देख रहे बच्चों के लिए कुछ सवाल। बच्चों, इस मजेदार कहानी को घर के सदस्यों को सुनाइए और इन प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न है, कहानी में खरगोश के नाम क्या थे? दूसरा प्रश्न है, 10 मिनट बाद भेड़िया ने खरगोशों से क्या कहा था? तीसरा प्रश्न है, बुल्लू ने आग पर पानी का पतीला क्यों चढ़ाया था? चौथा प्रश्न है, टुल्लू और बुल्लू छत पर क्यों छिप गए थे? पांचवा प्रश्न है, जान बचा लो और गर्म पानी आ रहा है, टुल्लू ने ऐसा क्यों कहा था? कहानी के बाद कोई बढ़िया सा खेल हो जाए
तो कैसा रहेगा बिट्टू? अच्छा रहेगा, पर काका का पिटारा खुले तब ना। तुम्हारे लिए तो मैं अपना पिटारा हर वक्त खुला रखता हूँ। तो फिर शुरू हो जाइए, देर किस बात की? हाँ काका। आप ही की इजाजत की प्रतीक्षा कर रहा था। अब तो मिल गई इजाजत, शुरू कीजिए। तो खेलते हैं खेल जिसका नाम है आओ शब्द ढूंढे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं एक मजेदार खेल जिसका नाम है आओ शब्द ढूंढे। इस खेल में हमें अलग अलग शब्दों की आवाज सुनाई देगी जिसे हमें ढूंढना है। तो चलिए मिलकर ढूंढते हैं और खेलते हैं इस मजेदार खेल को। धरती। अब हमें इसमें धरती शब्द को ढूंढना है। धरती शब्द कहाँ लिखा हुआ है? तो चलिए ढूंढते हैं। ये क्या है? कार। ये क्या है? धरती। अच्छा, ये रहा धरती शब्द। राइट आंसर। कंठ। अब हमें ढूंढना है कंठ शब्द। कंठ शब्द कहाँ लिखा हुआ है इसमें? तो अच्छा, यहाँ कुछ दिख रहा है क से। ये पढ़कर देखते हैं क्या है। काजल। काजल। अच्छा, काजल। ये क्या है? हलवा। हलवा। ये क्या लिखा है यहाँ पर? ये है जमीन। जमीन। और ये है कंठ। कंठ। अच्छा, ये रहा कंठ शब्द। राइट आंसर। हल्का। अब हमें ढूंढना है हल्का। तो चलिए ढूंढते हैं। ये क्या लिखा है? कपास। कपास। ये है लड़की। लड़की। मशीन। मशीन। और ये क्या लिखा है यहाँ पे? हल्का। हल्का। ये रहा राइट आंसर। मरीज। अब हमें ढूंढना है मरीज। तो मरीज कहाँ पे लिखा हुआ है? आप भी ढूंढते रहिए, है ना मजेदार खेल। ये क्या लिखा है यहाँ पे? हजार। हजार। ये नहीं है। ये क्या है? घड़ी। घड़ी। ये क्या लिखा है? खाद। खाद। और ये है मरीज। मरीज। अच्छा, ये रहा मरीज शब्द। राइट आंसर। पेन। अब हमें इसमें ढूंढना है पेन, है ना। तो ये भी कुछ प से लग रहा है। अच्छा, मुझे लग रहा है यही है क्या? देखते हैं। Try again. ओ, ये तो सही नहीं है। ये क्या है? तो पक्षी। अच्छा, पक्षी है ये। तो हमें ढूंढना था पेन। तो अब देखते हैं प से कौन सा शब्द शुरू हो रहा है इसमें। ये तो च से है, तो क्या है? चंचल। अच्छा, ये क्या है? कंचन। कंचन। ये रहा पेन। राइट आंसर। दीपक। अच्छा, अब हमें ढूंढना है दीपक। दीपक कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, ये क्या है? 10 दिन। अच्छा, और ये क्या है? कमरा। कमरा। और ये क्या है? खेल। खेल। गाजर। गाजर। और ये क्या है? दीपक। दीपक। अच्छा, ये रहा दीपक शब्द। राइट आंसर। कमाल। अब हमें ढूंढना है कमाल शब्द। तो चलिए पढ़ते हैं और ढूंढते हैं। मजा आ रहा है ना आपको? आप भी ढूंढते रहिए। तो ये क्या लिखा है? खोज। खोज। और ये क्या है? हलवा। हलवा। ये बीज। बीज। ये है दिन। और ये है कमाल। कमाल। ये रहा कमाल शब्द। राइट आंसर। टिकट। अब हमें ढूंढना है टिकट। टिकट कहाँ लिखा हुआ है इसमें? तो चलिए, ये क्या है? चोर। चोर।
बैठक बैठक, धमकी धमकी, ये क्या लिखा है? सेहत सेहत, टिकट टिकट, अच्छा ये रहा टिकट शब्द। Right answer. कोयल। अब हमें ढूंढना है कोयल। इसमें कोयल कहाँ लिखा हुआ है? ये क्या है? दीपक दीपक, ये क्या लिखा है यहाँ? करोड़ करोड़, और ये है खाट खाट, और यहाँ लिखा है कचरा कचरा, और ये है कोयल कोयल, तो ये रहा कोयल शब्द। Right answer. कैसा लगा यह खेल? काका, खेल तो अच्छा था, लेकिन मुझे खेलने में काकी से भी मदद लेनी पड़ी। अच्छी बात है, पर तुमने अच्छा खेला। धन्यवाद काका। तुम दोनों की इच्छा हो तो एक और खेल खेल सकते हैं। नेकी और पूछ पूछ। काका, हम खेलने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, आपकी खिदमत में पेश है खेल एक और अनेक। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं एक मजेदार खेल जिसका नाम है एक और अनेक। इस खेल में एक वचन और बहुवचन शब्द को पहचानेंगे और सीखेंगे। तो चलिए मिलकर खेलते हैं इस मजेदार खेल को। एक छाता, अनेक छाते। एक मेला, अनेक मेले। एक मछली, अनेक मछलियाँ। एक चिड़िया, अनेक चिड़िया। एक वचन और बहुवचन शब्दों को पहचान कर क्लिक करें। तो अब हमें इसमें एक वचन और बहुवचन शब्दों को पहचान कर क्लिक करना है। तो यहाँ पे छाते, छाते, मुझे लग रहा है कि यह अनेक होगा यहाँ। अनेक मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा। और मेला, मेला मुझे लगता है कि एक वचन ही होना चाहिए, ये सही है एक। मछली, मछली, सिर्फ मछली है लिखा हुआ, तो मुझे लग रहा है कि यह एक वचन होगा। चिड़िया, मुझे लगता है कि ये बहुवचन होना चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं सही है या नहीं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। एक घोड़ा, अनेक घोड़े। एक कील, अनेक कीलें। एक पतंग, अनेक पतंगे। एक थैला, अनेक थैले। अब चलिए यहाँ पे अब हमें फिर से एक वचन और बहुवचन पर क्लिक करना है। कौन सा शब्द एक वचन है और कौन सा शब्द बहुवचन का है? तो चलिए देखते हैं। घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा तो मुझे लगता है कि सही है, ये एक वचन ही है। और कील, कील जो है ये भी मुझे लग रहा है कि एक वचन ही होना चाहिए। और पतंगे, पतंग पतंगे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये अनेक होगा। अनेक मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा। और यहाँ क्या है? थैला, मुझे लग रहा है थैला एक ही वचन होना चाहिए। चलिए देखते हैं अब सही है या नहीं, चेक कर लेते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही है ना मजेदार खेल। चलिए आगे चलते हैं। एक आवाज, अनेक आवाजें। एक कमरा, अनेक कमरे। एक पिंजरा, अनेक पिंजरे। एक चूहा, अनेक चूहे। अब चलिए शब्दों को पढ़कर एक वचन और बहुवचन शब्द को पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? आवाज, तो मुझे लग रहा है कि ये सही है, बहुवचन। कमरा, कमरा, ये लग रहा है मुझे एक होना चाहिए यहाँ पे। पिंजरा, पिंजरा भी ठीक है, एक वचन। चूहे,
मुझे लग रहा है कि ये बहुवचन होना चाहिए, यानी अनेक। अब देखते हैं कि सही है या नहीं। Try again. अच्छा, इसमें एक गलत है। आवाज जो है ये बहुवचन शब्द नहीं है, ये एक वचन ही होगा। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। That's right. बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। एक पाठशाला, अनेक पाठशालाएं। एक नीति, अनेक नीतियां। एक इरादा, अनेक इरादे। एक छाता, अनेक छाते। अब यहाँ पे लिखा है पाठशाला, तो पाठशाला ये मुझे लग रहा है कि एक है, एक वचन। नीति, नीति है ना, ये भी लग रहा है मुझे एक वचन। और इरादा ये भी मुझे लग रहा है कि एक वचन। और छाते, छाता और छाते ये लग रहा है मुझे बहुवचन। तो चलिए देखते हैं सही है या नहीं। That's right. अरे बिल्कुल सही है। तो पाठशाला एक वचन, नीति एक वचन, इरादा एक वचन और छाते बहुवचन शब्द है। वाह, बहुत ही मजेदार खेल था। सच में। पता है, मुझे भी स्कूल के दिन याद आ गए। अरे वाह, ग्रेट। बच्चों, आप भी शब्दों की सूची बनाइए और इस खेल को घर के सदस्यों के साथ खेलिए। कहानी तो सुन ली और खेल भी खेल लिए। आपने खेले? बढ़िया। आशा करती हूँ आपको भी खेलने में उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आया। अब हम क्या करेंगे? सही कहा, अब हम गणित खेलेंगे। गणित कैसे खेलते हैं अब तक तो आपको पता ही होगा, हम तो रोज गणित खेलते हैं। शुरू करें गणित खेलना। हेलो बच्चों, आओ समझते हैं गुणनखंड। एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर चुटकी के दोस्त का जन्मदिन है और हमारी चुटकी के पास ये कुछ 15 फूल हैं जिसके उसे बनाने हैं गुलदस्ते, और वो भी ऐसे कि हर गुलदस्ते पर समान संख्या के फूल आ जाए। तो चुटकी कैसे बनाने वाली है ये गुलदस्ते? इन 15 फूलों की चुटकी समान संख्याओं के कितने गुलदस्ते बना सकती है? बताओ तो सही। क्या चुटकी इन 15 फूलों का एक ही गुलदस्ता बना सकती है? देखते हैं। अरे हाँ, बन गया। यानी 15 फूलों से एक गुलदस्ता बन सकता है। इसका मतलब है 15 भागित 1 बराबर 15 और 15 बराबर 1 गुना 15। तो चुटकी सभी फूलों का एक ही गुलदस्ता बना सकती है। यह बात तो आपको समझ आ गई होगी। इसलिए 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 और 15। अच्छा,
अब क्या चुटकी इन 15 फूलों के 2 गुलदस्ते बना सकती है? चलो देखते हैं। देखो भाई, क्या लगता है दोनों गुलदस्ते पर समान फूल हैं? देखते हैं, एक पर 8 है तो दूसरे पर 7, यानी समान फूल नहीं है। इसका मतलब है कि चुटकी समान संख्याओं के फूलों के 2 गुलदस्ते नहीं बना सकती। अच्छा, तो क्या चुटकी इन 15 फूलों के 3 गुलदस्ते बना सकती है? देखते हैं। ये 3 गुलदस्ते तो बन गए और हर गुलदस्ते पर 5 फूल हैं। मतलब हाँ, बना सकती है चुटकी। 15 भागे 3 बराबर 5 और इसी तरह 15 बराबर 3 गुना 5। क्योंकि 3 गुलदस्ते बनाए हैं, हर गुलदस्ते पर 5 फूल हैं, तो कुल 15 फूल, यानी चुटकी समान संख्याओं के फूलों के 3 गुलदस्ते बना सकती है। और इसलिए 15 के गुणनखंड हुए 3 और 5। अच्छा, क्या चुटकी इन 15 फूलों के 4 गुलदस्ते बना पाएगी? देखो, गुलदस्ते तो बन गए, लेकिन 3 गुलदस्ते पर तो समान फूल हैं, लेकिन चौथे पर सिर्फ 3 फूल हैं, यानी गुलदस्ते समान फूलों के नहीं बन सके। चुटकी समान संख्याओं के फूलों के 4 गुलदस्ते नहीं बना सकती है। तो क्या चुटकी अब इन 15 फूलों के 5 गुलदस्ते बना सकती है? चलो देखो। हाँ, 5 गुलदस्ते तो बना दिए और हर गुलदस्ते पर एक ही रंग के फूल भी दिख रहे हैं। हाँ, हर गुलदस्ते पर एक रंग के बिल्कुल समान फूल हैं, 3-3, यानी 15 भागे 5 बराबर 3 होता है। और एक बार, 15 बराबर 5 गुना 3, यानी चुटकी समान संख्याओं के फूलों के 5 गुलदस्ते बना सकती है। इसलिए 15 के गुणनखंड है 5 और 3। और अब क्या चुटकी इन 15 फूलों के 15 गुलदस्ते बना सकती है? आओ देखते हैं। अरे हाँ, 15 गुलदस्ते तो बन गए, यानी 15 भागे 15 बराबर 1 होता है। हर भाग पे देखो एक ही फूल है और इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 15 बराबर 15 गुना 1। तो इससे हमने क्या समझा? हमने समझा कि चुटकी समान संख्याओं के फूलों के 15 गुलदस्ते भी बना सकती है और इसलिए 15 के गुणनखंड है 15 और 1। तो दोस्तों, जैसा कि आपने समझा, अगर ये 15 फूल एक ही गुलदस्ते पर हैं, यानी 15 बराबर 1 गुना 15। और अगर 3 गुलदस्ते हैं और हर गुलदस्ते पर समान संख्या के कितने फूल हैं? हर गुलदस्ते पर समान संख्या के अगर 3 फूल हैं, तो 15 बराबर 3 गुना 5, यानी 3 5 15। और यह क्या दर्शा रहा है? यहाँ पर समान संख्या के कुल 5 गुलदस्ते हैं, हर गुलदस्ते पर 3 फूल, इसलिए ये हुआ 5 गुना 3 और मिल जाएगा 15। और इसी तरह हर एक गुलदस्ते में एक एक फूल रखकर कुल 15 फूलों के 15 गुलदस्ते। इस तरह 15 बराबर 15 गुना 1। तो किसी संख्या के गुणनखंड वह संख्याएं होती हैं जिन्हें आपस में गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 1, 2, 3, 5 और 15 इनकी हमने पहाड़े देखी, जिसमें से 15 हमें यहाँ मिला, यानी हमें किस किस के पहाड़े पर मिला? 1 गुना 15 बराबर 15 और 3 गुना 5, यह भी 15। 5 गुना 3 बराबर भी 15 और 15 गुना 1 बराबर भी 15, यानी हर संख्या उसके गुणनखंडों का गुणनफल होती है।
इसलिए 1, 3, 5 और 15 ये 15 के गुणनखंड हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। आपको याद है ना कि इस खेल में हम क्या करते हैं? हम सवालों के सही जवाब देते हैं और इससे पुलिस की मदद होती है बैंक चोर को पकड़ने में। ये चोर बैंक लूटकर भाग रहा है और पुलिस उसका पीछा कर रही है। हमारा पहला सवाल आ गया। सवाल है कि 11 22 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसके लिए हम 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं। अगर 11 के पहाड़े में 22 आया तो इसका मतलब है कि हम 22 को 11 से भाग कर सकते हैं और इस तरह 11 22 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 11 का पहाड़ा पढ़िए। 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो इसका क्या मतलब हुआ जी कि 11 22 का अभाज्य गुणनखंड है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 80 5610 का एक गुणज है। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए हम करते हैं 5610 को 80 से भाग। अगर ये पूरी तरह से भाग हो गया तो मतलब 5610 80 का गुणज है। पहले हम ये 80 की 0 और 5610 की 0 को अलग कर देते हैं। अब हमारे पास बचता है 8 और 561। 561 को 8 से भाग देते हैं तो ये पूरी तरह से भाग नहीं हो पाता, हमारे पास कुछ शेष बचता है। तो मतलब कि 5610 80 का गुणज नहीं है, ये गलत है। अगला सवाल है कि 23 5 के पहाड़े में आता है। तो क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? ये तो बहुत आसान है। 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। 23 तो इसमें आया नहीं, तो ये क्या है, सही या गलत? ये गलत है। सवाल है 77 अंश के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो याद करिए, न्यून कोण कौन से होते थे? न्यून कोण होते थे 0 से 89 तक के कोण। तो यहाँ पर हमें दिया है 77 अंश का कोण, तो ये न्यून कोण ही है, तो ये सही है। अगला सवाल है 4 0 से छोटी संख्या है। बताइए ये सही है या नहीं? ये गलत है। 0 छोटा है और 4 बड़ा। अगला सवाल कि -9 या घटाव 9 एक ऋण संख्या है। जिन संख्याओं के आगे ये घटाव यहाँ माइनस का चिन्ह होता था वो होती हैं ऋण संख्याएं, और जिनके आगे नहीं वो धन संख्याएं। तो ये ऋण संख्या ही है। अगला सवाल है कि 4/14 उचित भिन्न का उदाहरण है। तो उचित भिन्न कौन सी होती है? जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा होता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 9/8 घटाव 4/8 बराबर है 7/8। 9 में से 4 कम होते हैं तो कितने बचते हैं? 5। लेकिन यहाँ तो उत्तर दिया है 7/8, तो ये क्या हुआ? गलत। अगला सवाल है 3/11 उचित भिन्न का उदाहरण है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर भी अंश हर से छोटा है। अगला सवाल है 1.21 जमा 1.10 बराबर है 2.31। 1 और 0 मिलकर हो गए 1, 2 और 1 मिलकर हुए 3 और 1 और 1 2। तो ये बिल्कुल सही है।
अगला सवाल है 6.35 बड़े हैं 6.25 से, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला सवाल फिर जमा का है, तो 6 और 4 मिलकर हो गए 10, तो 0 आ गया, 3 और 1 4 और 1 जो हासिल था वो हो गए 5, 6 और 6 12, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि 3 और 13 का लघुत्तम समापरिवर्त्य 41 है। 1 गुना 3 गुना 13 करके हुआ हमारे पास 39, ना कि 41, तो ये गलत है। अगला सवाल है कि 6 और 16 का महत्तम समापरिवर्त्य 2 है। तो 6 के गुणनखंड हैं 2 और 3, वहीं 16 के 1 2 4 8 और 16, तो इनमें सबसे छोटा गुणनखंड और दोनों में जो साझा गुणनखंड है वो है 2, तो ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 31.40 सेंटीमीटर होगी। तो त्रिज्या की परिधि निकलती है 2 पाई r से, तो करिए 2 गुना 22/7 गुना 5, उत्तर क्या आता है? क्या ये सही है? चलिए देखते हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि 6 और 12 का लघुत्तम समापरिवर्त्य 12 है। तो 6 के गुणनखंड लिखिए, 6 के गुणनखंड हुए 1 2 3 और 6, वहीं 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 और 12, तो लघुत्तम समापरिवर्त्य 12 हुआ या नहीं? मुझे लगता है ये गलत है। अरे ये तो हमारा ही उत्तर गलत हो गया। अरे वाह दोस्तों, हमारी मेहनत तो रंग लाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का खेल पसंद आया होगा। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। आओ समझते हैं परिमाप को। आखिरकार परिमाप होता क्या है? चलो इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर एक बगीचा है। बगीचा किसका है? रामू का। और इस बगीचे में रोज रोज ये बकरी आ जाती है रामू काका के फूल खाने के लिए। तो रामू काका ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने सोचा कि इस बगीचे के चारों तरफ बाड़ लगा देते हैं। और बाड़ कितनी? तो बगीचे की लंबाई थी 10 मीटर और चौड़ाई थी 5 मीटर दोनों तरफ से। तो बाड़ के तार की कुल लंबाई कितनी हुई? 10 मीटर, 5 मीटर, जोड़ 10 मीटर, फिर जोड़ 5 मीटर। इस तरह कुल लंबाई हो गई 30 मीटर। यह बगीचे की आकृति की सभी भुजाओं का क्या हुआ? जोड़ हुआ। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं आयत का परिमाप, क्योंकि किसी बंद आकृति की भुजाओं की माप का योग परिमाप कहलाता है। और यह एक बंद आकृति है और बगीचा है आयताकार। इसकी लंबाई 10 मीटर और इसकी चौड़ाई दोनों तरफ से 5 मीटर। तो देखिए, इसकी लंबाई भी बराबर है और इसकी चौड़ाई भी बराबर है, इसलिए तो यह आयत है। अब परिमाप कैसे निकालेंगे? तो क्योंकि लंबाई 2 बार है तो 2 गुना लंबाई और उसमें जोड़ देते हैं 2 गुना चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई भी 2 बार है। अब क्योंकि 2 हमने 2 बार लिखा है, इसलिए 2 बार न लिखकर उसे 1 बार लिखकर 10 जोड़ 5 ऐसा लिख सकते हैं। और जब हम 5 और 10 को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 15 और 15 का 2 में गुणा करने पर 30। इस तरह परिमाप आया 30 मीटर। तो आयत का परिमाप का सूत्र भी हम यहाँ से बना सकते हैं। 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। इसे ज्ञात करके आप परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं वर्गाकार कैरम बोर्ड की।
ये एक चींटी है जो कैरम बोर्ड के किनारे किनारे चल रही है। उसने कुछ इस तरह से पूरा चक्र पूरा किया। देखो कैसे। चींटी ने एक चक्र बड़ी आसानी से पूरा कर लिया। जहां से चींटी ने चलना प्रारंभ किया वहां से कैरम बोर्ड की लंबाई थी 50 सेंटीमीटर, फिर नीचे उतरते समय चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और फिर लंबाई 50 सेंटीमीटर और फिर चौड़ाई 50 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई तो बराबर है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो चींटी द्वारा तय की गई कुल दूरी यानी होगा बोर्ड की चारों भुजाओं का जोड़। और चारों भुजाएं 50-50 सेंटीमीटर की हैं, इसलिए हमने 50 जोड़ 50 जोड़ 50 जोड़ 50 लिखा। अब 4 बार न लिखकर हम लिख सकते हैं 4 गुना 50 और यह हमें मिलेगा 200 सेंटीमीटर। तो इससे हमने समझा वर्ग का परिमाप किस तरह निकाला जाता है। देखो, ये कैरम बोर्ड वर्गाकार था जिसकी लंबाई थी 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, फिर लंबाई 50 और फिर चौड़ाई 50। मतलब ये चारों भुजाएं बिल्कुल समान यानी सभी भुजाओं की माप एक बराबर। तो वर्ग का परिमाप होगा सभी भुजाओं का जोड़ और सभी भुजाएं 50 की है, इसलिए 50 जोड़ 50 जोड़ 50 जोड़ 50 या कह सकते हैं 4 गुना 50 और यह मिलेगा 200 सेंटीमीटर। अब इतना ना करके हम कह सकते हैं वर्ग का परिमाप है 4 गुना एक भुजा की लंबाई, मिलेगा वही। है ना बिल्कुल आसान। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो बच्चों, तो कॉपी और पेन लेकर बैठने की बारी आ गई। चलिए हल करेंगे अभ्यास के लिए सवाल। ये रहा पहला सवाल। 5 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयताकार आकृति निकालकर परिमाप ज्ञात कीजिए। 4 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई, इनकी भी आयताकार आकृति निकालिए। और क्या करना है, आकृति निकालनी है और फिर उसका परिमाप ज्ञात करना है। अगला सवाल। 10 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार आकृति निकालिए और उसका भी परिमाप ज्ञात कीजिए। अगला सवाल। एक आयताकार डिब्बा 15 सेंटीमीटर लंबा 9 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो आयताकार डिब्बे का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये रहा आखिरी सवाल। एक आयताकार मैदान 12 मीटर लंबा है और 5 मीटर चौड़ा है, तो क्या करना है, मैदान का परिमाप निकालना है। जवाब सोच कर रखिए दोस्तों। फिर मिलेंगे। बाय बाय। दोस्तों, यह वीडियो बनाया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। इस वीडियो में हम What is he or she doing यानी लड़का या लड़की क्या कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब अंग्रेजी में कैसे दिया जाता है यह सीखेंगे। Let's talk. Hi children. Today we are going to talk with the help of these pictures. You will see some pictures on the screen. Let's talk about what the children are doing. This is Riya. Riya is drawing a picture. This is Raj. Raj is reading a book. This is Max. Max is playing football. This is Ruhi. Ruhi is sleeping in the bed. This is John. John is singing a song. This is Ali. Ali is swimming in the pool. They are Priya and Prasad. Priya and Prasad are going to school. Children, isn't it simple to talk in English? Let's add some more simple sentences. This is Arun. Arun is dancing on the mat.
This is Lakshmi. Lakshmi is riding a bicycle in the park. This is Geeta. Geeta is playing with a dog. This is Gopal. Gopal is doing his homework. Children, keep on repeating these sentences again and again. तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो दुनिया के सबसे खूबसूरत और आकर्षक पक्षियों में से एक है। ये बेहद चंचल होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैको या मकाओ पक्षी के बारे में। मैको एक प्रकार का तोता ही होता है जो अपने रंग बिरंगे पंखों के लिए जाना जाता है। इनकी चोंच बेहद कठोर होती है जिससे ये कड़े से कड़े फलों को भी तोड़ सकती है और पंजे मजबूत पकड़ वाले होते हैं क्योंकि ये अक्सर पेड़ों और पहाड़ों की ढलान पर लटके रहते हैं। एक स्वस्थ मकाऊ पक्षी की उम्र काफी अधिक होती है। ये 50 से 60 सालों तक जीवित रहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के अंगुलियों के निशान एक जैसे नहीं होते हैं, उसी प्रकार दो मकाऊ तोतों के पंखों का पैटर्न भी एक जैसा नहीं होता है। इनका वजन 900 से 1100 ग्राम तक होता है और शरीर की लंबाई 85 से 95 सेंटीमीटर तक। मादा मकाऊ तोता एक बार में 3 से 5 अंडे देती है, जिसे मादा मकाऊ 25 से 26 दिनों तक सेकती है। जन्म के 2.5 से 3 सालों के बाद मकाऊ तोता प्रजनन योग्य हो जाता है। ये लॉन्ग बिग्ड और लॉन्ग टेल वाले पैरट्स होते हैं। ये एक्जोटिक्स हैं, इंडिया में ये नहीं पाए जाते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और जो अमेजन इत्यादि के फॉरेस्ट हैं उसमें पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये कुछ समारना में भी इनके डिस्ट्रीब्यूशन हैं। बहुत से वेरिएंट हैं मकाऊ के, उनमें कुछ स्पीसीज का मैं नाम बताना चाहूँगा। जैसे स्पिक्स मकाऊ हैं, ब्लू एंड रेड मकाऊ, देन ब्लू एंड येलो मकाऊ, मिलिट्री मकाऊ, इलीगल मकाऊ। ये मेन मकाऊज की अलग अलग वेराइटीज़ हैं। जो इसके अलावा बहुत सारे हाइब्रिड्स भी हैं जो डेवलप किए जाते हैं। इन्हें कंपेनियन बर्ड्स भी कहा जाता है। लोग इसे एज ए पेट बहुत सारा घरों में रखना पसंद करते हैं। खाने में इन्हें नट्स हैं, फ्रूट्स इत्यादि के अतिरिक्त वेजिटेबल्स और सीरियल्स, कोर्स ग्रेन इत्यादि ये खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मकाऊ का जो IUCN स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न से इंडेंजर्ड तक है। अब हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वे दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षियों में से एक है। हम बात कर रहे हैं सारस पक्षी के बारे में। इन्हें दलदली जमीन, बाढ़ वाले क्षेत्र, तालाब, झील और खेतों के आसपास रहना पसंद है। ये सामान्यतः अपना घोंसला भी तालाब के आसपास ही बनाते हैं। सारस पक्षी मुख्यतः जोड़ों में ही रहना पसंद करते हैं। प्रजनन के वक्त ये जोड़ा बनाते हैं और पूरी जिंदगी ये जोड़ा एक दूसरे के साथ बिताते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं, लेकिन ज्यादातर इन्हें शाकाहारी खाना ही पसंद है। ये कंदमूल, बीज और अनाज खाते हैं। कभी कभी ये छोटे जीवों को भी खाते हैं। एक स्वस्थ सारस क्रेन पक्षी का वजन 6 से 12 किलोग्राम तक होता है। इनका प्रजनन काल जुलाई से दिसंबर के बीच होता है। एक बार में एक मादा सारस क्रेन 2 अंडे देती है, जिसे वो 34 दिनों तक सेकती है। जन्म के 5 से 6 सालों के बाद सारस क्रेन पक्षी प्रजनन योग्य हो जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। सारस जो शब्द आया है संस्कृत वर्ड से, संस्कृत से सारस का नाम हुआ है। सारसा, सारसा संस्कृत का शब्द है जिसकी वजह से सारस का नामकरण हुआ है। सारस पक्षी जो है हमारे भारतीय समाज में
प्रणय का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जिसे बोल सकते हैं वैवाहिक निष्ठा का एक प्रतीक है। सारस जो है प्रायः जोड़े में पाए जाते हैं और सारस को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि काफ़ी लंबे साइज के होते हैं, लगभग 5-5.5 फुट हाइट के होते हैं। इनका जो सर होता है लाल रंग का होता है और शरीर पूरा भूरे रंग का होता है। सारस क्रेन का एक बहुत अधिक प्रचलित है कि ये नर और मादा दोनों जो हैं एक साथ नृत्य करते हैं, उसके बाद प्रजनन करते हैं। सारस मुख्य रूप से 2 अंडे देते हैं और 2 अंडे के जो बीच में समय जो होता है 48 घंटे के अंतर में ये 2 अंडे देते हैं। मुख्य रूप से इनका जो आहार होता है, ये छोटे छोटे मछली खाना पसंद करते हैं, इंसेक्ट्स खाना पसंद करते हैं, छिपकली खाना पसंद करते हैं और कीड़े मकोड़े ये मोलस्क खाना पसंद करते हैं। सारस जो है यहाँ पे उनका रख रखाव पे हम लोग पानी की व्यवस्था करते हैं और उनके आहार के रूप में छोटी मछलियाँ प्रदान की जाती है। सारस पक्षी जो है हमारे बिहार राज्य में उत्तर प्रदेश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहाँ पे पानी हो, झील जैसी स्थिति हो, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। खास करके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी सारस पाए जा रहे हैं। हमारे आसपास न जाने कितने प्रकार के पक्षी रहते हैं। इन रंग बिरंगी पक्षियों को देखना हमें हमेशा अच्छा लगता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद ये मकाऊ तोता अपने रंग बिरंगे पंखों के कारण और सारस क्रेन अपने आकार और सुराही जैसे गर्दन के कारण बेहद आकर्षक लगते हैं। वैसे तो ये पक्षी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शक इन्हें पसंद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।